साथियों नमस्कार। अभी कुछ दिन भोपाल में हमने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवालों को लेकर तमाम सारे लोगों से मेल और मुलाकात की। कुछ कर्मचारी संगठनों को इस अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन में शामिल करने के बारे में भी विचार विमर्श किया। ज्यादातर संगठनों ने आप सब लोगों के सवालों को जायज बताया और इस संघर्ष में साथ देने का वादा भी किया। कुछ ने ज्ञापन देना शुरू भी किए हैं और आने वाले दिनों में कुछ संगठन और ज्ञापन देंगे और साथ आके भी वो आपके सवालों को उठाएंगे। कुछ अधिकारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। हमने आप सब लोगों के सवालों को उनके सामने रखा और उन्होंने भी हमारे सवालों को जायज बताया। मजबूरियां उनकी सिर्फ इतनी हैं, यदि सरकार कोई फैसला लेती है आप लोगों के नौकरी को सुरक्षित करने और सम्मानजनक वेतन को लागू करने में, तो उन अधिकारियों को भी उसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका कहना था। हमने सरकार की पार्टी के कुछ सांसदों से भी मुलाकात की और उनसे ये आग्रह किया कि आप एक बार इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में आए, उनके सवालों को सुने। उन्होंने भी सहमति दी है। जल्दी ही हम लोग भोपाल में एक बड़ा महासम्मेलन करेंगे और अपनी बात को जैसे भी है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और हम लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी तरीके से अपनी बात को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं और उनका समाधान का कोई रास्ता निकलवा सकते हैं। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ अब सवाल एक और है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक सवाल ये है कि पिछले 2-3 महीने में कर्मचारी और मजदूरों से जुड़े हुए 2 बड़े संगठनों ने भोपाल में बड़े कार्यक्रम किए और दोनों ही संगठन सरकार से जुड़े हुए संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन है। बीएमएस ने माननीय श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी के साथ एक बैठक की थी कर्मचारी और मजदूरों के को लेकर। एक कार्यक्रम ही किया था उन्होंने, उसमें श्रम मंत्री शामिल हुए थे। और अभी 18 मई को राज्य कर्मचारी संघ ने रविंद्र भवन में कर्मचारियों का एक अलग से कार्यक्रम किया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए और उन्होंने अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया। इन दोनों ही कार्यक्रमों में ये दोनों ही कार्यक्रम कर्मचारियों मजदूरों को संगठित करने वाले संगठनों के कार्यक्रम थे और इन दोनों ही कार्यक्रमों में प्रदेश के उन लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ना ही आयोजकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और माननीय श्रम मंत्री जी के सामने ये सवाल उठाया कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में ये कर्मचारी काम करते हैं जिन्हें न्यूनतम से भी कम वेतन मिलता है। 2-2, 5-5, 7-7 हजार रुपए में काम करते हैं अलग अलग विभागों में। इन्हें कम से कम सरकार का जो तय न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। आयोजकों के द्वारा ये सवाल मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के सामने रखना चाहिए था, तो नहीं रखा गया। राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उल्टे जो हमारे सामने जानकारी है कि वहां पर ये हिदायत दी गई कि कोई भी संगठन से जुड़े हुए लोग या कोई भी कर्मचारी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन नहीं देगा, उनसे अपनी बात नहीं करेगा, ये हिदायत दी गई। जबकि 18 मई के राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। उन्होंने उस कार्यक्रम का सम्मान रखते हुए अपने गले में बीजेपी का पट्टा भी डाल के वो बैठे, यह दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम आपके लोग हैं, कम से कम आप हमारी बात कीजिए। उन्होंने भी आपकी बात नहीं की, उन्हें करनी थी। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर
जो हम लोगों के संघर्ष के बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, 10 साल बाद जो वेतन बढ़ा था और जिसे एरियर सहित मिलना था, उसके मिलने में कई विभागों में अड़चने आ रही हैं, अवरोध आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कम से कम इन 2 आयोजनों में श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री जी इतना भर बोल देते कि जिन कर्मचारी मजदूरों के वेतन बढ़े हैं, कंपनियां, ठेकेदार या विभाग उस बढ़े हुए वेतन का ईमानदारी से भुगतान करें और उनके एरियर को भी दिलाने का काम करें। ये 4 शब्द बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ के आयोजन में श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए थे। यदि वो इन आयोजनों में ये बात बोल देते तो आज जो हमारे सामने रुकावटें आ रही हैं कि कई कंपनियां एरियर देने से पीछे हट रही हैं, कई विभागों में बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है और छुटपुट इस तरीके के एरियर मिलने की, बढ़ा हुआ वेतन मिलने की जो जानकारियां आ रही हैं, मिल रही हैं, मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के बयानों के बाद एक साथ आप सब लोगों को मिलने लगता है। लेकिन श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री की कर्मचारी मजदूरों के ही आयोजनों में इस महत्वपूर्ण सवाल पर चुप्पी ये बताती है कि सरकार को, सरकार के मंत्रियों को, आप सब लोगों को न चिंता पहले थी न चिंता आज है। जो आप लोग जिस स्थिति में जैसे काम कर रहे हैं करते रहे, करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, ये सरकार का रुख है, सरकारी पार्टी का रुख है। अब जब ये रुख है जो सरकार के मंत्रियों के व्यवहार से भी सामने आ रहा है, तब हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या स्टैंड लेना चाहिए कि आप सब लोग समझदार हैं और समझते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बीजेपी के सांसद दर्शन सिंह जी से मुलाकात की, उनसे अपने कुछ एक ज्ञापन भी दिया, उनसे कहा कि आप इस मुद्दे पर हमारा मदद कीजिए, क्योंकि पंचायतों में, स्कूलों, छात्रावासों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। इन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन मिले, इनके लिए कोई पॉलिसी बने और आउटसोर्स कर्मचारी जो पूरी तरीके से गुलाम है उससे भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले। इनमें आप हमारी मदद कीजिए और आप यदि हमारे कार्यक्रम में आओगे, हम इन लोगों से बात करोगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को सरकार सुनेगी और इसमें जो 15-20 साल से जो अन्याय चला आ रहा है उसमें सुधार के कोई न कोई रास्ते निकलेंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि हम जल्दी आपको तारीख बताते हैं और एक कार्यक्रम करेंगे। उनकी बात पे हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय 20-25 सालों से साथ संघर्ष में रहे। उन्होंने कई संघर्षों का सामूहिक रूप से नेतृत्व किया है। वो हमारे संघर्ष के साथी है। ये कह सकते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। संघर्ष के बारे में, सरकार से लड़ने की लिए हम लोगों को एक दूसरे से ऊर्जा मिलती रही है। इसलिए हम बहुत जल्दी, जैसे ही उनकी तारीख मिलती है, तो भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम, महासम्मेलन करेंगे, जिसमें हम दर्शन सिंह जी जो सांसद हैं उनको बुलाएंगे। एक शिक्षा कर्मियों के नेता थे जो 2013 में चुनाव लड़े और विधायक बने। उन्होंने शिक्षा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित कराने में बहुत बड़ा संघर्ष किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुरलीधर पाटीदार जी, उनको भी हम उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाने वाले हैं और कुछ कर्मचारी संगठनों के नेताओं को भी। दर्शन सिंह जी से कहेंगे कि उस दिन आप किसी मंत्री को भी उस कार्यक्रम में लाएंगे तो हम लोगों को ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा आप सब लोगों से यही आग्रह है, अनुरोध है कि आप सब लोग जब उस कार्यक्रम की तारीख आ जाए तो आप अपने स्तर पर तैयारी करके अधिक से अधिक संख्या में भोपाल आए। आप जितनी अधिक संख्या में दिखेंगे उतनी अधिक प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा और जो कार्यक्रम में शामिल आने वाले हैं लोग, उन पर भी एक प्रभाव पड़ेगा।
अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं, और उनका सवाल जायज भी है, उनकी चिंता जायज भी है, कि शर्मा जी जो है कांग्रेस के हैं और कांग्रेस से होने के कारण सरकार इनकी नहीं सुन रही है। ये सवाल कुछ लोग उठाते हैं। इस बारे में मेरा आप सब लोगों से इतना ही भर कहना है कि कोई न कोई व्यक्ति जो संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो सार्वजनिक जीवन में है, जिसकी राजनीति में थोड़ा बहुत रुचि है, वह किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है। जो किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े होते, वो भी किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है। और मैंने ये बात कभी नहीं छिपाई है कि मैं किसी विचारधारा से, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं कांग्रेस के नेताओं से जुड़ा हुआ हूं। कमलनाथ जी को मैं अपना नेता मानता हूं। वो इसलिए मानता हूं, कमलनाथ जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया था, वचन पत्र जारी किया था, उसमें पहली बार उन्होंने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवालों को शामिल किया था। और उसके बाद वो निरंतर अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कार्यक्रमों में भी आए और उनके बारे में भी पत्र व्यवहार सरकार से वो करते रहे, जिसके कारण ही न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है। और आज मध्य प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी एक चर्चा का विषय बने हैं, एक मुद्दा बने हैं, जहां मीडिया में भी कवरेज मिलने लगा है, चैनलों में भी आप दिखाई देने लगे हैं, और आप सब लोग एकजुट भी होने लगे हैं, भले ही थोड़ी सी ताकत के रूप में एकजुट हुए हो। अब रहा सवाल कि सरकार हमारे कांग्रेसी होने के कारण नहीं सुनती है, तो वो ठीक है। और जो मैंने पहले बात कही, भाई हमारी नहीं सुनती, लेकिन बीएमएस तो उनका संगठन है, उनके लोग भी कभी कभी ज्ञापन देते हैं इन सवाल को लेकर, तो उनकी सुन लेती और उनके सुनने के बाद आप के भविष्य को सुरक्षित कर देती और इस वेतन जो 10 साल से रिवाइज नहीं हुआ था उसको रिवाइज करवा देती। या बीएमएस के लोग एरियर नहीं मिल रहा है उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन करते, सरकार से कहते, सरकार उनकी मान लेती थी, तो वो तो नहीं कर रहे। राज्य कर्मचारी संघ ने भी कभी आपके सवाल को नहीं उठाया, और उनको उठाना चाहिए था, वो उठाते तो हो सकता है आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता। कभी कभी उन्होंने उठाए भी। जितेंद्र सिंह जी जो राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं और 18 मई के कार्यक्रम के आयोजकों में से एक हैं, वो हम लोगों के 6 अगस्त 2023 के का नीलम पार्क में जो प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में वो वक्ता के रूप में शामिल भी हुए थे। तो उनको ये बात पता है कि आप सब लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी आपकी बात नहीं रखी। जब कोई आपकी बात नहीं रख रहा है, तभी तो हमको आगे आकर आपकी बात रखनी पड़ी। और आज बहुत कम समय में, 1.5-2 साल के समय में आप एक मुद्दा बने हैं, आपके बारे में चर्चा हो रही है और लोग आप सरकार तक, अधिकारियों तक आपकी बात पहुंच रही है। समाधान, अगर हम ये सोचें कि हमने आज अगर कोई ज्ञापन दिया है तो आज ही हमारे मांगों का समाधान हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। आप लोगों के लिए सरकार ने जिस नीति के तहत आपकी नियुक्तियां की हैं, वह सरकार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत गंभीर और बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू की हो, जिसमें स्पष्ट थी कि ये नीति हम इसलिए लागू कर रहे हैं कि जिससे सरकार इन कर्मचारियों को से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करा सके, जो वो करा रहे हैं। अब कोई सरकार ने एक नीति लागू की है, उस नीति को बदलवाने का या उस नीति को 1, 2, 4, 5 प्रदर्शनों में तो नहीं बदलवाया जा सकता, और ना ही वो प्रदर्शन इतने प्रभावशाली रहे कि सरकार इस नीति को बदलने के बारे में विचार विमर्श कर सके, जबकि आपकी संख्या तो लाखों में है। और जो मैं कई बार कहता रहा हूं कि जिस दिन आप लाखों की संख्या में राजधानी में खड़े हो गए, उस दिन सरकार को अपनी इस बनाई नीति, जिसमें अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है, उसे बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम उसी दिन के लिए आप सब लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। और ये अन्याय सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है,
सरकार ने पिछले 15-20 साल में ये अन्याय हर वर्ग के कर्मचारी के साथ किया है जो अस्थायी तौर पर काम करते हैं। आप अतिथि शिक्षकों को ही ले लीजिए, बड़ी लाखों की संख्या में जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको साल में 12 महीने होते हैं, 7-8 महीने का ही वेतन मिलता है, उनकी नौकरी भी असुरक्षित है, वो अस्थायी। उन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए लेकिन सरकार की कान पर कोई जूं तक नहीं रहेगा। क्या वो नियमित होगा? नहीं। और भी दूसरे कर्मचारी हैं अस्थायी टाइप के, उनने भी प्रदर्शन किए नहीं। तो आप ये समझिए कि सरकार आप लोगों के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से अन्याय कर रही है और इस अन्याय को खत्म सरकार की गोद में बैठकर नहीं कराया जा सकता। इस अन्याय को सरकार से लड़कर सड़कों पर जूझते हुए ही खत्म कराया जा सकता है और वही ताकत हम तैयार कर रहे हैं। और पिछले हमारे बहुत सारे अनुभव हैं, आप लोगों के पास भी वो अनुभव है कि सरकार ने हमेशा आप सब लोगों के साथ, आप जैसे और भी लोगों के साथ सिर्फ अन्याय किया है, उनका शोषण किया है। और इस अन्याय और शोषण को वही लोग समाप्त करा पाए जो संगठित होकर संघर्ष पर उतरे, संघर्ष किया और बरसों संघर्ष किया, तब जाके वो उसे खत्म करा पाए। इसके भी ये शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी, गुरुजी एक उदाहरण है। यही 3 लोग थे जिन्होंने संघर्ष की दम पर अपनी नौकरी को सुरक्षित कराया। आज वो सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, बेहतर जीवन जी रहे हैं और पर्याप्त वेतन ले रहे हैं। वो लड़े इस बात का संकोच किए हुए कि कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपा का है। उनका लक्ष्य तय था कि हमें इस सरकार से, जो सरकार किसी की नहीं होती है, और उस सरकार से जिसका नीति ही शोषण और अन्याय करना है, उस सरकार से लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। और यही तय करके हम लोगों ने अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित करने का काम किया था। कुछ हद तक उसमें हम लोग सफल हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी, बहुत बड़ी लड़ाई है। इसे 1-2 व्यक्ति नहीं जीत सकते। हम लोगों ने जैसे जैसे इस संगठन को, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा को संगठित किया, एक संगठन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, हमारे विरोधी भी सके, कोई भी नहीं। बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, बहुत सारे मजदूर संगठन हैं, वो नहीं चाहेंगे कोई तीसरा ऐसा संगठन जो उनके प्रभाव में नहीं है खड़ा हो और निर्णायक आंदोलन करे और संघर्ष में एक पहचान बनाए और इन लाखों लाख कर्मचारियों के साथ, श्रमिकों के साथ न्याय कराए। नहीं चाहेंगे, इसलिए वो विरोध भी करते हैं। हमारे ही बीच के बहुत सारे लोगों को कुछ संगठनों ने अपने प्रभाव में लिया और भ्रमित किया, तो ये चलेगा। तो साथियों, मेरा अपना मानना है कि हमें एकजुट होना होगा। अपने साथ समाज के कर्मचारी मजदूर संगठनों के बीच में से ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो ईमानदार हैं, एक संघर्ष में भरोसा रखते हैं और आपके हक की बात करना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं। हम ये काम भी बराबर करते रहते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते रहते हैं। अभी पिछले 2-3 महीने से क्या जो माहौल बना है देश के अंदर, उसे आप देख ही रहे हैं। ये माहौल कतई ही ऐसा नहीं था कि इस माहौल में हमारी बात हो सके, हम अपने सवालों को उठा सके। बहुत चिंताजनक माहौल था। अब थोड़ा माहौल बदल रहा है। जून के महीने में पूरा वातावरण ऐसा हो जाएगा कि हम सब लोग अपनी बात करने लगेंगे, हमारी बात को भी सुना जाना लगेगा। इसलिए कुछ दिनों तक हम लोगों ने बहुत सारी आंदोलनात्मक गतिविधियों को, सांगठनिक बैठकों को स्थगित किया था, जिन्हें जून के महीने में फिर शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इससे पहले हम अपना जो महासम्मेलन की बात हमने आप लोगों से की कि वो महासम्मेलन हमारा जून के मध्य में किसी भी तारीख को हो सकता है और उसके बाद हम अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। उस महासम्मेलन में हम
बार बार आप सब लोगों से करें कि आप लोगों को क्यों आना है। अब सवाल एक और है जो आजकल चर्चा में आया है। आपने कल से टीवी चैनलों में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि हम भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग पहुंच गए हैं। ये सरकार का कहना है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, गौरव की बात है कि ये देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, सरकार के दावे के अनुसार, सरकार के कहने अनुसार। इस अर्थव्यवस्था के इसके अनुसार और सरकार के बजट में जो बात कही गई उसके अनुसार कि भारत के हर नागरिक की आय आमदनी 2,40,000 रुपए प्रति वर्ष है। ये केंद्र सरकार का बजट का दावा है और इसी दावे के आधार पर कल हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 2,40,000 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का मतलब है कि 19,000 20,000 रुपए हर महीने हर व्यक्ति कमा रहा है। ये भारत के हर नागरिक की आय है केंद्र सरकार की नजर में। और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बजट में सत्र में ये दावा किया था कि हमारे मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति की वार्षिक आय 1,42,000 है। उनके अनुसार हर व्यक्ति 11,833 रुपए प्रति महीना कमा रहा है। अब सवाल ये है कि 19,000 रुपए प्रति महीने केंद्र के अनुसार और 11,833 राज्य के अनुसार। नागरिक तो हम भारत के हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। अगर केंद्र हमें 19,000 कमा रहा है, राज्य हमें 11,000 कमा रहा है, तो हमारी आय कितनी होनी चाहिए? 30-32,000 होना चाहिए। लेकिन इसके उलट सच्चाई क्या है? इसके उलट सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ऐसे जिनकी मासिक आय 5,000 से ज्यादा नहीं है। और वो लोग कौन है? वो पंचायतों में काम करने वाला चौकीदार, पेट्रोल पंप ऑपरेटर, मनरेगा का मजदूर, पेशा एक्ट मोबिलाइजर, कोटवार, वहां का सफाई कर्मी, मनरेगा मैट, करोड़ों की संख्या में उनकी मासिक आय 3,000 से 5,000 तक है, बहुत मुश्किल से। अब स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी जो चतुर्श्रेणी के, उनकी भी मासिक आय 4,000 तक है। हमारे 800 कर्मचारियों जो स्वास्थ्य विभाग में हैं उनकी 7-8 लाख रुपए है और जो अलग करते वो 10,000, 11,000, 12,000 तक है। इस तरीके से इस दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो सरकार का दावा है वो झूठा साबित हो जाता है। हम सरकार के दावे को झूठा करने के लिए ये चर्चा आपसे नहीं कर रहे हैं। यह बात हम आपकी जानकारी में इसलिए डाल रहे हैं कि सरकार जो कह रही है कि आपको इतना मिलना चाहिए, केंद्र के अनुसार आपको 19,000 रुपए प्रति महीना तो मिलना ही चाहिए और राज्य के अनुसार आपको 11,833 रुपए मिलना चाहिए। ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दावा है, कहना है, और वो ये पैसा देना चाहते हैं आप लोगों को। और इस तरह ये आप लोगों के लिए चुनौती भी है, चैलेंज भी है कि आप जो सरकारें कह रही हैं उतना ले लो। नहीं ले पा रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है। अब लेंगे कैसे? लेंगे जब आप मांगेंगे तभी आपको मिलेगा, और अकेले मांगेंगे तो क्या होगा? श्रम मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के शब्दों में भिखारी कहलाओगे। यानी आप 11,833, 19,000 अकेले अकेले मांगने जाओगे तो भिखारी कहलाओगे, और लाखों की संख्या में खड़े होके एक साथ मांगोगे
तो वो अधिकार कहलाएगा। और जब अधिकार के साथ मांगोगे तो आपको वो न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, और सरकारें जो आपसे कह रही हैं वो उनको देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और फिर चाहे भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, चाहे राज्य कर्मचारी संघ, लाख एड़ी चोटी की जोड़ लगा लें, सरकारों को आपको देने से नहीं रोक सकती। जिस तरीके से उन्होंने रविंद्र भवन में ज्ञापन देने से आपको रोक दिया था, या श्रम मंत्री के सामने आपकी बात करने से आपको रोक दिया था, यदि आप लाखों की संख्या में खड़े होकर जिस दिन भोपाल में मांग लोगे उस दिन आपको मिलेगा। आप अभी तक कम आए। जब हम लोग महासम्मेलन का आह्वान करेंगे तब आपको तमाम सारे बेड़ियां, तमाम सारे बंधन, तमाम सारी किंतु परंतु को छोड़कर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए साथियों, आजादी भी हमको लड़ने संघर्ष से ही मिली है, और आपके साथ हो रहा अन्याय भी संघर्ष के जरिए ही खत्म होगा। और इसलिए आप इस संघर्ष के लिए अपने आप को मानसिक रूप से हर रोज हर दिन तैयार करते रहें, तभी आप कोई निर्णायक संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम लोग मनुष्य हैं। आपको एक बात बताएंगे और उसके बाद हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। प्राणियों में एक प्राणी हम भी हैं, मनुष्य, और दूसरे भी प्राणी हैं। आपने कभी सुना है कि शेर कभी शेर को मारता है? शेर की हत्या करता है क्या? चिड़िया कभी चिड़िया की हत्या करती है? हाथी कभी हाथी को मारता है? ऊंट कभी ऊंट को मारता है क्या? बाघ कभी बाघ को मारता है? नहीं। यानी जानवर प्रजाति के जो प्राणी हैं वो कम से कम इतना ध्यान रखते हैं कि वो अपनी प्रजाति के जानवर को का न शोषण करते हैं न उनको मारते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों का ही शोषण कर रहा है, उसी की हत्या करता है, उसी के खिलाफ नफरत फैलाता है, उसी को जलील करता है और उसी को गुलाम बनाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर इंसानों के अंदर जो थोड़ी बहुत इंसानियत होनी चाहिए थी वो भी खत्म होती जा रही है। इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है, और इसीलिए छात्रावास और स्कूलों का प्रिंसिपल या छात्रावास अधीक्षक अपने 5,000 रुपए में काम करने वाले उस चपरासी को भी परेशान करता है, 8-8 महीने की तनख्वाह नहीं देता है। आउटसोर्स एजेंसियों का मालिक जो खुद इंसान है वो आपका एरियर खा जाता है, आपको न्यूनतम वेतन नहीं देता है, और आपको आए दिन धमकियां निकालने की, नौकरी से निकालने की धमकी देता है। पंचायतों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं जिन्हें 3,000 रुपए मिलते हैं, उनकी वह भी इंसान है, सरपंच के रूप में, सचिव के रूप में, पंचायती राज है, वो उन्हें को 2,000-3,000 से ज्यादा पैसा देना जरूरी नहीं समझते हैं। सरकार ने उनके लिए भी, सरकार को भी इंसान चलाते हैं, सरकार ने भी इनके लिए कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश नहीं की है, न बनाने की तरफ वो सोच रही है। आप समझिए कि हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्य के अंदर से जो खत्म होती इंसानियत है उसको बहाल कराने की लड़ाई है। यदि हम इंसान एक दूसरे के प्रति न्याय की बात करेंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग और उनके साथ देने की बात करेंगे, तो ये जो अन्याय होता चला रहा है, ये अन्याय थोड़ा बहुत कम होगा, ब्रेक लगेगा। आज की स्थिति ये है कि हम इंसानों से बेहतर तो वो जानवर हैं जो अपनी प्रजाति के जानवरों की से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन हमारे इंसानों रूपी जो प्राणी है, प्रजाति है,
वो हम एक दूसरे को ही शोषण कर रहे हैं, उन्हें गुलाम बनाए हुए हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ये खत्म होना चाहिए।